कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग जो क्रैश कोर्स की क्लासेस कवर कर रहे हैं बच्चों, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके साथ साथ ही कल वाला जो एक वीडियो था बच्चों करंट अफेयर्स वाला, वो रिमूव मैंने इसलिए किया क्योंकि उसमें पहला क्वेश्चन था वो त्रुटि बस गलत हो गया था, जो नई चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो फिर पहला ही क्वेश्चन अगर किसी कारणवश से गलती तो होती है हर किसी से, तो वो गलत हो गया था, फिर मैंने रिमूव कर दी वो वीडियो। हो सकता है कि वो वीडियो आज करेक्ट करके इवनिंग में अपलोड हो जाए, ठीक है। साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स भी कवर करते रहना, और ये क्रैश कोर्स की क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी की मैं इसके बाद कल संभवतः अंतिम क्लास दूंगा। इकोनॉमी के बाद जीएस का कौन सा पोर्शन आपको करना है, क्योंकि जीएस तो साथ रखूंगा ही रखूंगा। उत्तराखंड कितना पढ़ लीजिए, अब आप कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बहुत पढ़ाया हुआ है उत्तराखंड, ठीक है। जीएस का कौन सा सेशन आपको इसके बाद कवर करना है। अब देखो इकोनॉमी जैसे मैंने पढ़ाई है, इसके बाद आपको क्या करना है, ल्यूसेंट या घट्टा चक्र से आपको ऑब्जेक्टिव लगानी पड़ेगी बच्चों। नहीं लगाओगे फिर आपको नुकसान होगा। मैं ये तो लिखूंगा नहीं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। या भारत में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण यानी जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन है वो कब शुरू हुआ था 1991 के टाइम पे। ये सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक चीजें एटलीस्ट आपको आती होंगी, ठीक है। इसका जीएस का कौन सा पोर्शन कवर करना है आप लोग मुझे बताइएगा। अब देखिए, आपको मैंने जो पढ़ाया था एक पॉइंट लिखे विनिवेश, ये आपको जस्ट फैक्ट लिखने हैं, ठीक है। विनिवेश मैंने बताया था आपको डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार अगर क्या करती है बच्चों, अपनी भागीदारी यानी कोई सार्वजनिक जो फर्म है या अपने आप में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वहां से सरकार अपने अगर इक्विटी कम कर देती है, शेयर कम कर देती है। जैसे कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, कुछ भी है, उसमें अगर सरकार का शेयर 70% 60% है और सरकार ने कहा यार अब मैं अपने 60% शेयर में से 5% शेयर बेच देता हूं, यानी सरकार ने अपने 5% शेयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो सरकार के कितने बचे, 55%। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, सरकार के द्वारा अपने शेयर को, इक्विटी को कम कर देना, यानी 5% माइनस कर देना, इसी को विनिवेश बोलते हैं। यानी ये निवेश का उल्टा है, इन्वेस्टमेंट का उल्टा है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, विनिवेश क्या होता है, सरकार के द्वारा अपनी इक्विटी को किसी सार्वजनिक क्षेत्र से सरकार द्वारा अपनी इक्विटी को कम कर देना क्या होता है, विनिवेश। अब आप कहोगे सर तो निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। ध्यान रखना, जब ये विनिवेश बच्चों, ये विनिवेश 51% या उससे अधिक हो, यानी विनिवेश की सीमा 51% या उससे अधिक हो, तो इसको बोलते हैं निजीकरण। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी ध्यान ये आपको रखना है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो होता है, निजीकरण जिसको बोलते हैं, वो क्या है, अगर सरकार क्या करे, अपनी जो विनिवेश की सीमा है उसको 51% या उससे अधिक कर दे, तो इसको निजीकरण बोलते हैं, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और अगर इससे कम होगा तो निजीकरण नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने अपनी इक्विटी जो है बच्चों 51% या उससे अधिक क्या कर दी, बेच दी है। सरकार ने उसमें अपना हिस्सा 51% से कम रख दिया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है, यानी उसका प्रबंधन कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो अब आपको ये पूछेगा तो नहीं डेफिनेशन क्या होती है, और आप चाहो तो जो मैंने बोला वो आप लोग लिख सकते हैं साथ साथ ही, ठीक है। प्रॉपर जो तैयारी करने का तरीका होता है यही होता है कि सामने वाला बोलते रहे और आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट से सेट करते रहे। अब ध्यान रखना, भारत में जो बच्चों विनिवेश की अवधारणा शुरू हुई थी वो 1991-92 से शुरू हुई थी। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है, भारत में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट किस वित्तीय वर्ष से शुरू हुआ था, 1991-92। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, विनिवेश कैसे किया जाए, क्या क्या हो सकता है, किसके लिए, इसके लिए कमेटी बनाई जिसका नाम था रंगराजन समिति, ठीक है। और रंगराजन समिति ने एक सिफारिश दी कि आप एक काम करो, एक आयोग बनाओ जिसका नाम होगा विनिवेश आयोग। वो तय करेगा किस हिसाब से आप सरकार को किस रणनीति के तहत यानी स्ट्रेटेजिक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो 1993 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, इसने क्या की, सिफारिश दी, ठीक है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही क्या हुआ बच्चों, भारत में विनिवेश आयोग का गठन हुआ। 1996 में किसका गठन हुआ, विनिवेश आयोग। ध्यान रखना, ये अगर पूछता है कि विनिवेश आयोग का गठन कब हुआ भारत में, तो ये कितना हो जाएगा, 1996। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 1996 में विनिवेश आयोग का गठन हुआ रंगराजन समिति की सिफारिश, और भारत में विनिवेश कब से शुरू हुआ, 1991-92 से, ठीक है। ये था। अब देखिए, कुछ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके आएंगे, मतलब आते ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा। यानी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उससे भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लिख रहे हैं कि भारत में पहली एग्रीकल्चर सेंसस कब हुई थी, 1971-72 में, ठीक है। लिखो, भारत में पहली बार
कृषि गणना लिखो, पहली बार एग्रीकल्चरल सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस लिखो, ठीक है। ये कब हुआ था? 1971-72 में। ये सब फैक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ना पढ़ा के बहुत मतलब जो फैक्ट आपके आ सकते हैं। यानी भारत में पहली बार कृषि से संबंधित जो जनगणना या कृषि से संबंधित जो गणना की गई थी 1971-72 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब भारत में बच्चों जो जोत का आकार है, तो एक पॉइंट लिखो, भारत में औसत भूमि जोत का आकार, यानी क्या लिखोगे? एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। भारत में औसत भूमि जोत का आकार, भारत में औसत भूमि जोत का आकार, यानी कितनी जो है लैंड है बच्चों जोत वाले आकार, ठीक है। ये कितना है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। जब 1970-71 का दौर था बच्चों, उस समय भारत में जो एवरेज लैंड था, ठीक है, होल्डिंग, लैंड होल्डिंग, वो थी लगभग 2.28 हेक्टेयर, ठीक है। यानी ये जो था 1971-72 में, 70-71 में कर दो इसको, ये था 2.28 हेक्टेयर, ठीक है। अब ये जाके वर्तमान समय में कम होते होते बच्चों लगभग 2021-22 में पहुंच गया 0.4 हेक्टेयर। यानी आपको 2010-11 का भी पता होना चाहिए, 1.16 हेक्टेयर, ठीक है। 2010-11 में 1.16 हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। यानी 1.16 हेक्टेयर के आसपास ये 2010-11 में था। और ये जो 2020-21 तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग कितना हो गया भारत में औसत जोत का आकार? ये हो गया बच्चों 0.74 हेक्टेयर के आसपास। तो अब ध्यान रखना, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वर्तमान समय में लगभग जोत का आकार क्या है, औसत भूमि जोत का आकार, तो आप बता देना लगभग 0.7 हेक्टेयर के आसपास, इसी के आसपास। अब एग्जैक्ट डेटा क्या होता है बच्चों? जैसे 2020-21 तक तो मिल गया, अब पिछले 4-5 साल में कितना चेंजेस आया, तो औसतन इसके आसपास का जो विकल्प आपको दिखेगा ये। अब कुछ टाइम पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2010-11 में भारत में औसत भूमि जो थी बच्चों जोत का आकार कितना था, और वर्तमान में लगभग 20-21 में कितना है? 0.4 हेक्टेयर, ठीक है। एक ये। दूसरा लिखो, टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स, यानी भारत में क्रॉप्स, जो क्रॉप पैटर्न होता है उसके अंदर टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो लिखो टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स, ठीक है। लिखो टोटल एरिया अंडर क्रॉप 219.16 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। लिखो टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया, टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स, ठीक है। ये है 219 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, ठीक। तो ये लगभग है बच्चों 219.16 मिलियन हेक्टेयर। अब ये डेटा क्या होगा? अब आपको कि सर ये कब का डेटा है? ये आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। ये औसत लगभग आप ध्यान रखना, जो क्योंकि अगर आपके पेपर में पूछता है तो वो इसके आसपास का ही ऑप्शन देगा। अब 219 दिखा तो दूसरा क्या देगा? 198, एक देगा 171, एक देगा 298। तो ये 219 आपको पता है कि बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है इसके आसपास। तो लगभग इतना जो हमारे पास क्रॉप है एरिया, यानी जिसमें हम फसल वगैरह मतलब बोते हैं टोटल लैंड का, इतने पोर्शन पे लगभग हमारे पास है, ठीक है। अगला लिखो, टोटल इरिगेशन एरिया इन इंडिया। भारत में लगभग 67% भाग सिंचित है बच्चों, ठीक है। टोटल इरिगेशन सिंचित, ठीक है। टोटल इरिगेशन एरिया, यानी भारत में जो टोटल सिंचित क्षेत्र है बच्चों, यानी इरिगेटेड एरिया इन इंडिया लिखो, इरिगेटेड लिख दो, इरिगेटेड, ठीक है, एरिया इन इंडिया। तो टोटल इरिगेटेड यानी टोटल सिंचित क्षेत्र है बच्चों लगभग 67%, यानी लगभग इसके आसपास का ऑप्शन ध्यान रखना आपको। लगभग 67% भाग हमारे पास सिंचित है, ये ध्यान रखना टोटल लैंड का। और टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स है 219.16 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। अगला लिखो, सोर्स ऑफ इरिगेशन। भारत में सिंचाई के जो स्रोत हैं मेन है बच्चों सबसे ज्यादा नलकूप, नहर और तालाब, ठीक है। लिखो भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, ठीक है। यानी इंडिया में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नलकूप से, यानी भूमिगत जल जो होता है, ठीक है। लिखो भूमिगत जल, यानी नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई भारत में होती है। इसके अलावा बच्चों नहर और इसके अलावा तालाब से सबसे ज्यादा होती है बच्चों पूर्वी व दक्षिण भारत में। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में और जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती किससे होती है? दक्षिण भारत में।
तो सबसे ज्यादा पूर्वी भाग और दक्षिण भारत भाग में तालाबों से सिंचाई होती है। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्रोत है बच्चों नलकूप है, ठीक है। नलकूप यानी अपने आप में ट्यूबवेल जिसको भी आप बोलते हैं, ट्यूबवेल भी चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और सर्वाधिक ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है यूपी में होती है, ठीक है। इसको ट्यूबवेल भी लिख सकते हो आप, ट्यूबवेल, ठीक। और ये ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है बच्चों यूपी में, यूपी में सर्वाधिक लिखो, यूपी में सर्वाधिक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नलकूप, नहर और तालाब हैं, जिसके अंदर ट्यूबवेल जो नलकूप यानी बच्चों सबसे ज्यादा यूपी में इससे सिंचाई होती है, ठीक है। अगला लिखो फूड प्रो जो अपने आप में भारत में कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज्यादा खाद्यान्न होता है जो यूपी, एमपी, पंजाब और राजस्थान में, ठीक है। लिखो भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहां पर होता है, यूपी में, ठीक है। यानी भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है बच्चों यूपी, एमपी, पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है। ये बेसिकली यूपी, एमपी, पंजाब एंड राजस्थान ये स्टेट ऐसे हैं। अब आपको यूपी याद रखना कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कहां पे होता है, यूपी में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके तहत जैसे कुछ प्रमुख फसल है, जैसे भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, आपको धान उत्पादन यानी चावल कहाँ होता है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में अपडेट करना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए चावल, गेहूं, दाल, मक्का, मोटे अनाज। लिखो चावल, गेहूं, दाल, मक्का, मोटे अनाज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चावल बच्चों लगभग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब आपको ये अपडेट करना है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है। जो लेटेस्ट 2022, 23, 24 के आंकड़े थे बच्चों, उसके आधार पर भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन तेलंगाना करता है। अब क्या वेस्ट बंगाल हो गया या तेलंगाना ही है, इसको अपडेट करना। गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बच्चों यूपी में होता है, दालें सर्वाधिक एमपी में होती है और मक्का कर्नाटक में होता है, ठीक है। गेहूं कहाँ है सबसे ज्यादा, यूपी में, उत्तर प्रदेश। दालें कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में। मक्का कहाँ होता है सबसे ज्यादा, कर्नाटक में। ये प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके अलावा मोटे अनाज होते हैं ना, जौ, बाजरा, ये सब राजस्थान में, ठीक है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन होता है। साथ ही साथ अरहर कर्नाटक में होता है, काला चना एमपी में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन ये कर्नाटक, और काला चना, चना जो होता है एक प्रकार से दाल ही है ना, काला चना ही है एमपी में। अब आप क्या करना है इसमें, देखो ये तो फिक्स है, गेहूं, दाल, मक्का, मोटे अनाज, ये तो है ही है। चावल को एक बार क्रॉस चेक करना कि चावल वर्तमान समय में कहां सबसे ज्यादा भारत का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, खाद्यान्न। अगला है आपको ये पता होना चाहिए सब्जी उत्पादक राज्य, वेजिटेबल, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भारत में प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य, भारत में प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश, फिर होता है बच्चों वेस्ट बंगाल में। ये दो तो याद रखने। बाकी इसके अलावा डेटा चेंज होते रहेगा, कभी महाराष्ट्र दिखेगा आपको, कभी मध्य प्रदेश दिखेगा, कभी बिहार दिखेगा। जो 22-23 का आंकड़ा है उसके अनुसार एमपी एंड बिहार है बच्चों। अब आपसे कोई टॉप 4 थोड़ा ना पूछ रहा, आपको ये दो पता होना चाहिए, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है भारत में। और यूपी लगभग जो है बच्चों टोटल उत्पादन का 17% सब्जियां यूपी में होती हैं, और 14% जो है वेस्ट बंगाल में। लगभग 17% ये उत्पादन करता है आपका कौन, यूपी, और लगभग 14% कौन उत्पादन करता है, वेस्ट बंगाल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जी उत्पादक कौन से प्रमुख राज्य हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आप क्या करना, जैसे मैंने आज इकोनॉमी में आपको ये टॉपिक कराया एग्रीकल्चर, अब आप क्या करना, जो भी आपके पास है, चाहे आप घटना चक्र पढ़ते हैं, चाहे आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो आप ना कृषि वाले चैप्टर में जरूर जाइएगा बच्चों आज। उसमें आप क्या करना, कृषि वाले चैप्टर में जो भी आपका ये प्रमुख उत्पादन है, चाहे आप कृषि के कोई भी प्रोडक्ट हैं, कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तंबाकू कहाँ होता है, आपको मैं बता देता हूँ, चलो कपास नोट करना, सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ होता है, 2, सबसे ज्यादा काजू कहाँ होता है, 3, इसके अलावा नारियल का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है उत्पादन, 4,
खाद्यान्न प्रमुख मैंने बता दिया, गेहूं चावल ये सब चीज़ें होगी। सब्जियां मैंने बता दिया। फ्रूट्स भी अगर चाहो तो देख सकते हो, फ्रूट्स वगैरह पूछता नहीं, फ्रूट्स पूछेगा तो होलसेल पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक जो फल हैं, फलों का उत्पादन किस राज्य में होता है। ये 4-5 चीजें आप देखना और देखने के बाद उसको तैयार करना, ठीक है। अब ये एक कान से सुन के दूसरे से बाहर मत निकाल दीजिएगा, आपको उसको चीजों को तैयार रखना है बच्चों, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आएगा। अब ऐसा नहीं कि यार सर ने बोल दिया एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। हिंदी की ओर आइए, अगला लिखिए शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी जी, ठीक है। अब देखिए शैलेश मटियानी जी का जन्म बच्चों अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और 1931। अब इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, मनोहर श्याम जोशी ना, उनका जन्म करेक्शन करना है शायद आपने, मैंने क्या बताया था, जन्म मृत्यु दोनों पौड़ी वगैरह एक चीज करना, मनोहर श्याम जोशी जो इससे मैंने पहले पढ़ाया था उनके बारे में एक बार आज गूगल करना है, ठीक है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था उसको अपडेट करना, करेक्शन जो मैंने इससे पहली क्लास में पढ़ा रखा है। शैलेश मटियानी का जन्म बच्चों अल्मोड़ा में 1931 के आसपास हुआ था। अल्मोड़ा के बोंगाचीना के पास पड़ता है, ठीक है। इनका मूल नाम था बच्चों रमेश चंद्र सिंह, ठीक है। इनका जो मूल नाम था रमेश चंद्र सिंह, रमेश चंद्र सिंह इनका मूल नाम था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनको ना, इनकी अगर आप कहानी पढ़ोगे, मैं इतना टाइम तो है नहीं मैं एक एक चीज बताऊं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो बच्चों, क्योंकि बचपन में ही माता पिता का साया उड़ गया, उसके बाद मतलब पैसे की इतनी किल्लत थी, किसी बूचड़ खाने में काम किया, देन इसके अलावा घर से निकले, कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी मतलब वहाँ पे मतलब इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि रात को स्ट्रीट गलियों में घूमते थे महाराष्ट्र मुंबई के, ताकि पुलिस वाले इनको पकड़ के ले जाए और इनको जेल में 2 वक्त की रोटी मिल जाए और वहाँ पे वहाँ पे जो जेल के अंदर काम होता है उसके बदले इनको कुछ पैसा भी मिल जाए। इतना मतलब स्ट्रगल इनके बारे में है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल इनकी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो आप कहोगे यार वास्तव में कितना मतलब इनने स्ट्रगल किया, ठीक है, लाइफ में। और बताया जाता है कि जब इनके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद इनका मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, 2001 के आसपास इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो शैलेश मटियानी जी के बारे में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब से की, तो ये उत्तराखंड से लिंक हो गया, ध्यान रखना। दूसरा उत्तराखंड से ही संबंधित है तो इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। अब क्या है इसमें इनकी रचनाएं, अब देखो आप नॉर्मल सी चीज तो अगर मैं इनकी रचनाएं लिखाऊं यहाँ क्या फायदा होगा बताओ, आप तो टाइम पास करना हुआ है, मतलब मैं इनकी रचनाएं लिखा दूं, ये भी इसने लिखी, ये भी। आप विकिपीडिया देखोगे तमाम इनकी रचनाएं दे रखी हैं, बोरीवाली से बोरी बंदर तक, इसके अलावा अर्धांगिनी, इसके अलावा जो आपका मेन है, ठीक है, महाभोज भी है इनकी एक, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हैं। अब उतना यहाँ लिखाना संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि टाइम पास होगा, वो समझाने की चीज तो है नहीं, वो तो फैक्ट है, वो तो खुद ही आप रटोगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार विकिपीडिया पे जाके इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी विकिपीडिया से ही बता दूंगा, मैं सारा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनको बच्चों एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है भारत मतलब भारत में साहित्य की दुनिया का अभागा गोरकी, मैक्सिम गोरकी की तुलना की जाती है, इसलिए इनको अभागा गोरकी कहा जाता है, ठीक है। लिखो, इन्हें भारत में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में अभागा गोरकी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अभागा गोरकी भी बोला जाता है इनको, मैक्सिम गोरकी से तुलना करते हैं तो इनको अभागा गोरकी कहा जाता है। इनकी स्टोरी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, जिसमें एक जैसे, क्योंकि अब लोग ये कहते हैं कि इनके पिता जुआरी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो जुआरी का बेटा भी इनको कहा जाता है, तो उसी पे इनने रचना लिख दी। इनके चाचा जहाँ इनने काम किया बूचड़ खाने में, तो उनको ये जो एक इनकी उसी पे एक रचना होगी, उसका नाम है बूचड़ का भतीजा। इसके अलावा इनने अर्धांगिनी लिखी बच्चों, जंगल में मंगल लिखी, प्यास और पत्थर लिखी। साथ ही साथ इनका यात्रा संस्मरण है जिसमें पर्वत से सागर तक इनकी यात्रा है, यानी कैसे कैसे इनने पहाड़ के इलाके से मुंबई तक जब गए तो उस पर इनने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। उपन्यास लिखोगे तो बोरीवाली से बोरीबंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में इनने काम किया, कबूतर खाना भी इनका उपन्यास है, और इनकी एक मौलिक कहानी है, उसका नाम है उसने तो नहीं कहा था, ठीक है। वो 3 लोगों की मतलब एक त्रिकोण है प्रेम प्रसंग का, एक महिला जो विधवा होती है वो उसकी प्रेम कहानी है, वो कुंवर सिंह और जसवंत सिंह के साथ, तो वो मैं आपको इसमें थोड़ा सा इनकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब सारी रचनाएं लिखा पाना संभव नहीं है, ठीक है। लिखो इनकी प्रमुख कहानियां, जैसे कहानी के अंदर इन्हें क्या क्या लिखी, जुआरी का बेटा, जुआरी का बेटा, इन्हीं की रचना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके द्वारा एक लिखी गई बूचड़ का भतीजा, क्या लिखी गई, बूचड़ का भतीजा, ठीक है। बूचड़ का भतीजा भी इनके द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ ही कुछ और रचनाएं बच्चों, जिसमें अर्धांगिनी, जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, ठीक है। देखो अर्धांगिनी, जंगल में मंगल,
प्यास और पत्थर, प्यास और पत्थर, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है मैं आपको लिखा देता हूं, ये कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके। इसके अलावा तुमको इनके एक यात्रा संस्मरण है जिसमें है पर्वत से सागर तक, यात्रा संस्मरण लिखा देना, पर्वत से सागर तक, पर्वत से सागर तक, इनका क्या है, एक यात्रा संस्मरण है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनके उपन्यास के नाम अगर आप देखोगे तो लिखो बोरीवाली से बोरीबंदर और कबूतर खाना, इन्हीं के उपन्यास हैं। बोरीवाली से बोरीबंदर से बोरीबंदर और कबूतर खाना, कबूतर खाना, ये इनकी क्या है बच्चों, एक प्रमुख उपन्यास है, ठीक है। इनकी एक मौलिक कहानी है जिसका नाम है उसने तो नहीं कहा था। इनकी एक मौलिक कहानी है, उसका नाम है उसने तो नहीं कहा था, ठीक है। अब ये जो मौलिक कहानी है बच्चों, ये प्रेम के त्रिकोण पे आधारित है। इसके ब्रैकेट में लिखो त्रिकोण प्रेम पे आधारित, यानी इसमें एक महिला होती है, वो दो पुरुषों के साथ उसका प्रेम प्रसंग है, और तो उसके संबंध में वो विधवा महिला होती है। उसमें ये बोला जाता है कि जिससे शादी हो जाती है तो उस पति का मतलब उसका उस लड़की का देहांत हो जाता है, कुछ टाइप की कहानी है। फिर वो दो लड़कों को दिल दे बैठती है, ऐसा कुछ कहानी देख रहा था मैं उसमें। वो एक आर्मी में होते हैं दोनों। तो उसने तो नहीं कहा था, इनकी एक मौलिक कहानी है जो कि प्रेम के त्रिकोण पे आधारित है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा बच्चों ये इसमें जो कैरेक्टर है कुंवर सिंह, जसवंत सिंह और लक्ष्मीमा जो है उसमें कैरेक्टर है, मौलिक कहानी जो इनकी है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक अन्य कहानी संग्रह है महाभोज, भी इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। महाभोज भी इनका क्या है, कहानी संग्रह महाभोज। अगर आप इसके अलावा देखेंगे बच्चों, तमाम प्रकार की 50 उपन्यास इनके द्वारा, कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखा गया। अब आप इनके निबंध संग्रह को तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि निबंध संग्रह का कोई फायदा है नहीं, वो पेपर में पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है, निबंध संग्रह वाला पोर्शन। अब आपको मैं जैसे बताता हूँ, इसमें इनके कुछ कहानी संग्रह है। जैसे इसमें देखना, मेरी 33 कहानियां, दो दुखों का एक सुख, एक ये याद रखना, दो दुखों का एक सुख, विकिपीडिया में मिलेगा। चाहो तो मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो, साथ साथ ही लिख लो, दो दुखों का एक सुख। एक है इनकी दूसरों के लिए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है इनका सुहागिन तथा अन्य कहानियां, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सफर पर जाने के पहले, एक ये इंपॉर्टेंट है इनका, सफर पर जाने से पहले। हारा हुआ भी इनकी कहानी संग्रह है बच्चों। अतीत तथा अन्य कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां, पाप मुक्ति तथा अन्य कहानी, इतना थोड़ा ना आता, एक हत्यारे याद रखना, ठीक है, हत्यारे भी इनकी कहानी है, ये भी याद रखना। बर्फ की चट्टानें भी याद रखना, इन्हीं की कहानी संग्रह है। जंगल में मंगल मैंने बता दिया, महाभोज मैंने बता दिया। एक चील भी इनकी कहानी है बच्चों, चील, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। प्यास और पत्थर मैंने बता दिया। नाच जमूरे नाच, ये भी इनका कहानी संग्रह, इसको इंपॉर्टेंट करना, नाच जमूरे नाच, ठीक है। इसके अलावा माता तथा अन्य कहानियां छोड़ दो, भविष्य तथा अन्य कहानियां छोड़ दो, अहिंसा तथा अन्य कहानियां छोड़ दो, भेड़ और गडेरिए भी इनकी कहानी, ये याद रखना, भेड़े और गडेरिए, ये इनका एक कहानी संग्रह है, ठीक है। भेड़े और सॉरी क्या है, गडेरिए, ये भी इनका कहानी संग्रह, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके कुछ उपन्यास हैं, बोरीवाली से बोरीबंदर तक मैंने बता दिया, कबूतर खाना मैंने बता दिया। एक उपन्यास इनका हौलदार भी है, वो भी याद रखना, हौलदार। एक है चिट्ठी सैन, ठीक है, ये छोड़ दो। एक है तिरिया भली ना काठ की, ये भी ध्यान रखना, तिरिया भली ना काठ की। एक है बच्चों किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये सब छोड़ दो। चौथी मुट्ठी, ये भी इनका उपन्यास है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बारूद और बचूली छोड़ दो। मुख सरोवर के हंस, ये इंपॉर्टेंट है, मुख सरोवर के हंस, कहाँ मिलेगा, सारा विकिपीडिया में मिलेगा, ठीक है। बेला हुई अबेर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। एक मूठ सरसों, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, एक मूठ सरसों, ये भी इनका क्या है, अपने आप में एक उपन्यास संग्रह है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इनके द्वारा जो उपन्यास संग्रह लिखे गए हैं बच्चों, वो है बेला हुई अबीर, तो मैंने बता दिया, कोई अजनबी नहीं छोड़ दो, दो बूंद जल छोड़ दो, भागे हुए लोग, ये याद रखना, एक भागे हुए लोग। एक लिखना पुनर्जन्म के बाद, ये भी छोड़ दो। जल तरंग भी इनकी है, ठीक है, जलत रंग, ठीक है, जलत रंग भी इनका क्या है, एक उपन्यास, जलत रंग, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बर्फ गिर चुकने के बाद छोड़ लो, उगते सूरज की किरण, ये भी याद रखना है आपको, उगते सूरज की किरण, ठीक है। छोटे छोटे पक्षी छोड़ दो, रामकली छोड़ दो। एक सर्पगंधा याद रखना, इनका कहानी संग्रह है। बाकी बच्चों इसमें आकाश कितना अनंत है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, आकाश कितना अनंत है, ये भी क्या है इनका अपने आप में उपन्यास, ठीक है। उत्तराखंड डोरे वाले, ये भी ध्यान रखना आप, उत्तराखंड डोरे वाले,
उत्तराखंड डोरे वाले, ये भी याद में आप लोग रखना, ठीक है। गोपली गफरून मोस्ट इंपोर्टेंट इनका उपन्यास संग्रह, गोपली गफरून, ठीक है, ये ध्यान रखना, गोपली गफरून, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक है बच्चों इनको 52 नदियों का संगम, क्या है, 52 नदियों का संगम, इंपोर्टेंट है। अर्धकुंभ की यात्रा ठीक ठाक है, उतना इंपोर्टेंट नहीं। मुठभेड़ तो मस्त याद रखना, ठीक है, मुठभेड़ भी इनका एक उपन्यास संग्रह है, ये भी इंपोर्टेंट है, मुठभेड़ भी याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ ही इनके कुछ और कहानी संग्रह है, जिसमें नागवल्लरी, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, ठीक है। बाकी आप ये कहानी, ये निबंध संग्रह वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है बच्चा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है कंप्यूटर के जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, और आता भी है, तो अगला हेडिंग आप लोग कंप्यूटर से लिखना, कंप्यूटर जनरेशन। पहला वाला यूनिट जो आपका सिलेबस में दिया है उसके अंदर आप चेक करना। कंप्यूटर के कुल 5 जनरेशन हुए बच्चों, पीढ़ियां, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन, टोटल कितनी जनरेशन हुई कंप्यूटर की, 5 जनरेशन हुई, 1 2 3 4 और 5। इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, खाली यही देखना है। पहली जनरेशन की शुरुआत हुई थी बच्चों 1940 से 1956 तक, ठीक है। पहली कंप्यूटर जनरेशन की शुरुआत हुई थी 1940 से 1956, कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है। दूसरा हुआ था बच्चों 1956 से 1963 तक, ठीक है। क्या लिखोगे, 1956 से 63 तक सेकेंड जनरेशन बोला जाता है। थर्ड बोला जाता है बच्चों 1964 से 1971 तक, 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत बोली जाती है बच्चों 1971 से 1985 तक, 1971 से 1985 तक। और फिफ्थ जनरेशन 1985 से वर्तमान, ठीक है। यानी कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ियां हुई अगर पूछता है तो कुल 5 पीढ़ियां हुई, ये ध्यान रखना। अब देखना इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन थी ना बच्चों, कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, एक कमरे के बराबर, यानी कंप्यूटर रखने के लिए एक कमरा चाहिए होता था अलग, वैक्यूम ट्यूब होती थी उसमें, ठीक है। बहुत ही मतलब बिजली खाता था, ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर उसके लिए चाहिए था, अत्यधिक बिजली, सिर्फ वो एक कैलकुलेशन के लिए ठीक था, थोड़ा वैज्ञानिक काम करता था, गणना वगैरह करने के लिए, डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए होता था, बाकी उसका कोई यूज नहीं था। एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होगा तो सोचो क्या स्थिति रहती होगी, ठीक है। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे बच्चों बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं साबित हुए, बस कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए ठीक था, थोड़ा वैज्ञानिक काम करने के लिए ठीक था, और साइज में अत्यधिक बड़े होते थे, एक कमरे के बराबर बड़े होते थे सोचो। क्योंकि आपने देखा होगा ना वो पीछे से जैसे पुरानी टीवियां होती थी उसके पीछे से एक रॉड टाइप की होती थी, अब इसी तरीके के कंप्यूटर में भी होते थे। तो पहली जनरेशन सॉरी के कंप्यूटर जो है बच्चों एक रूम के बराबर कांच के बने वैक्यूम ट्यूब होते थे इसमें, ठीक है। गणना, डेटा स्टोर, और ये क्या करता था बच्चों अपने आप में एक वैज्ञानिक कार्य करता था, ठीक। तो इसमें लिखो ये अत्यधिक बड़े होते थे, अत्यधिक बड़े, ठीक है, अत्यधिक बड़े होते थे। इसमें जो ट्यूब होती थी बच्चों उसको बोलते थे कांच के बने वैक्यूम ट्यूब होती थी इसमें, उसी के कारण बड़े होते थे, कांच के वैक्यूम ट्यूब, कांच के वैक्यूम ट्यूब होते थे, तो बहुत बड़े आकार के होते थे, कमरे कमरे के आकार के, ठीक है। इसको काम जो होता था बच्चों वो गणना करना, डेटा स्टोर करना और वैज्ञानिक कार्य करना, ठीक है। इसका काम क्या होता था, गणना, डेटा स्टोर और वैज्ञानिक कार्य, लिखो वैज्ञानिक कार्य, ये इसके काम होते थे। और बिजली बहुत खाता था बच्चों, ठीक है। बिजली की खपत जो होती थी अत्यधिक होती थी, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हुए, बिजली की खपत अत्यधिक। अब इसमें ये एग्जांपल तो लिखने की जरूरत नहीं कि पहली जनरेशन की कंप्यूटर कौन कौन से थे, लेकिन आपको क्योंकि पहली जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में एक आध एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। पहले में बच्चों एक इंपॉर्टेंट था ENIAC, ENIAC लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखो पहली जनरेशन की कंप्यूटर के, ENIAC। इनेक जो था बच्चों ये पहली जनरेशन का एक कंप्यूटर था, ये आपका कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक था EDVAC, EDVAC, ठीक है, EDVAC देखना। इसके अगला लिखना बच्चों यूनिवेक, अगला क्या था पहली जनरेशन का कंप्यूटर, UNIVAC, यूनिवेक लिखो, UNIVAC, यूनिवेक भी था पहली जनरेशन का कंप्यूटर। ये कुछ इंपोर्टेंट कंप्यूटर थे पहली जनरेशन के, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हुए क्योंकि ये क्या थे बच्चों अत्यधिक साइज में बड़े थे, बहुत ज़्यादा बिजली का खर्चा आता था, ठंडा करने के लिए AC चाहिए था, तो इसके बाद आगे की ओर बढ़े। इसके बाद सेकेंड जनरेशन, जैसे इसमें लैंग्वेज होती थी, क्योंकि ये लैंग्वेज जो थे बच्चों सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझ पाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी भाषा लिखो, पहली जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी, मशीनी लैंग्वेज थी, कोई हाईफाई लैंग्वेज वैज्ञानिक लैंग्वेज ना होके मशीनी लैंग्वेज होती थी, ये ध्यान रखना। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों उसका नाम था बैच प्रोसेसिंग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम था
बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या देखा आपने, बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब होती थी, बिजली अत्यधिक खाता था, रूम के बराबर बड़े बड़े होते थे, और इसके अलावा जो भाषा थी मशीनी भाषा समझता था, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग हुआ करता था, और इसके साथ साथ ही इसमें गणना, डाटा स्टोर और वैज्ञानिक कार्य करने के लिए ठीक ठाक हुआ करता था पहली जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़े समय के साथ साथ, और हमारे पास क्या है बच्चों, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर आए। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे बच्चों, उसमें क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, जो कि साइज में बहुत छोटा होता था। लिखो, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल। अगर ये पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसमें कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल शुरू हुआ था, द्वितीय पीढ़ी में। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होते थे, छोटे होते थे, कम बिजली खाता था, बिजली की खपत कम करने लगा, और एसी की जरूरत कम पड़ी कूलिंग करने के लिए, गणना करने के लिए वगैरह के लिए ये भी अच्छे होते थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। इसकी लैंग्वेज जो थी बच्चों, असेंबली और हाई लैंग्वेज, ये समझने लगा। इसमें जो भाषा थी सेकेंड जनरेशन में, असेंबली व हाई लेवल, ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को ये समझने लग गया था। यानी कहीं ना कहीं हाई लेवल की कुछ लैंग्वेज होती थी और असेंबली लैंग्वेज होती थी, उसको ये रीड करने लग गया था। कौन सा कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन का, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों बैच प्रोसेसिंग के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा था, एक तो वही था जो पहले वाला था, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। लिखो, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये इसके क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो पहली जनरेशन के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया, सुधार किया, यानी दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा बेहतर साबित हुए, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर। और आगे बढ़े हम समय के साथ साथ, हमने क्या किया बच्चों, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर की जगह आगे थे, ठीक है। लिखो, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एकीकृत पद बोलते हैं, ठीक है, आईसी का प्रयोग हुआ, ठीक है। एक चिप के समान होता था बच्चों आईसी, बहुत छोटा, जो कि सिलिकॉन के का बना होता था, ठीक है। चिप के समान जो सिलिकॉन का बना होता था। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कंप्यूटर में जो आईसी होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। तो ये आईसी जो होती थी, इसका प्रयोग हुआ, जो बहुत मिनी यानी छोटा हुआ, उसके साथ साथ कंप्यूटर क्या होने लगे बच्चों, छोटे होने लगे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत पथ का प्रयोग किस जनरेशन हुआ, तीसरी जनरेशन से हुआ, ठीक है। अब कंप्यूटर के साइज बहुत छोटे होने लगे, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है। लिखो, कंप्यूटर अब छोटे होने लगे तथा ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखो, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग प्लस मल्टी प्रोसेसिंग, जो अभी इससे पहले लिखा है मैंने, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। और इसमें जो लैंग्वेज यानी ये जो कंप्यूटर में भाषा प्रयोग की गई, वो कौन सी की गई, हाई लेवल, जैसे कोबोल, पास्कल आदि, ठीक है। भाषा लिखो, हाई लेवल, जैसे कोबोल, ये लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पास्कल आदि। कंप्यूटर की भाषा जब आएगी तब पढ़ाएंगे इसको। तो टाइम शेयरिंग होने लगा, और कंप्यूटर लगभग इंग्लिश में ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी में पढ़ा पाना संभव नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, टाइम शेयरिंग आया, मल्टी प्रोसेसिंग आया, हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल और पास्कल, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, चिप के समान होती थी सिलिकॉन की, काफी छोटे कंप्यूटर होने लगे। तो ये उससे बेहतर होंगे, चाहे कैलकुलेशन के मामले में हो, गणना या करनी हो, वैज्ञानिक कार्य करने हो, तो उससे बेहतर होंगे जो इसकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। फिर हम गए बच्चों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। चौथी पीढ़ी में क्या हो गया बच्चों, जो आईसी की जगह आया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, उससे भी बेहतर, ठीक है। लिखो, आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी में आगे आईसी के स्थान पर यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा, जो कि कंप्यूटर को और बेहतर बनाने लगा। ये चौथी पीढ़ी में आया, ठीक है। इसमें जो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। लिखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था इसमें, रियल टाइम, जो होगा उसी टाइम बता देगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग, वो तो पुराने वाले तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया इसके अंदर, वो आया बच्चों क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम शेयरिंग इसके अंदर आ गया, ठीक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया।
इसके साथ साथ ही बच्चों इसमें लैंग्वेज जो थी बच्चों सी प्लस का प्रयोग होने लगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखो, भाषा लिखो, लैंग्वेज हाई लेवल, जैसे सी प्लस प्लस। ठीक है, ये इसमें लैंग्वेज शुरू होने लगी। तो सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, ये याद रखना है। ठीक है, और इस पीढ़ी के बाद लोगों में पर्सनल कंप्यूटर लेने की चाह बढ़ी, यानी पीसी का उपयोग बढ़ गया। लिखो, इस जनरेशन में पीसी का उपयोग बढ़ गया, पर्सनल कंप्यूटर लोगों ने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटे होते थे, अच्छी लैंग्वेज, अच्छा रियल टाइम काम करने लग गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, तो लोगों ने पीसी का उपयोग क्या कर दिया, बढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों अंतिम पीढ़ी आती है जो वर्तमान में चल रही है, जो कि एआई तकनीकी पे आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने, लिखो एआई तकनीकी किस में आई, पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में आई। ठीक है, जो ये पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर थे बच्चों, इसकी लैंग्वेज सी प्लस, जावा और डॉट नेट का प्रयोग करने लगा। ठीक है, भाषा कौन सी थी इसमें, लिखो भाषा सी प्लस प्लस, जावा और डॉट नेट। इसमें क्या हो गया बच्चों, इसकी लैंग्वेज का। ठीक है, अंतिम चीज लिखना बच्चों इसके अंदर जो लैंग्वेज है, ये स्वास्थ्य, मनोरंजन और रोबोट के क्षेत्र में कार्य करने लगा। ठीक है, पांचवी जनरेशन में लिखो स्वास्थ्य, मनोरंजन व रोबोट के क्षेत्र में ये कार्य करने लगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वगैरह लैपटॉप है जैसे, इसके अलावा जो आजकल नोटबुक लाते हैं कंप्यूटर के संबंधी, वो सब चीजें आएगी जो वर्तमान में चल रही है। ठीक, तो कंप्यूटर में जो है बच्चों ये जनरेशन वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके समझ आई होंगी, आप इसको एक बार रिवाइज करना और सही से इन क्लासेस को तैयार रखना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मदद मिल सके। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।